एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। यानी जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ना होता है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ही आप अपने आगे की रिसर्च को प्लान करेंगे। तो इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे की तरह से या एक आर्टिकल की तरह से पढ़ते जाएं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है, इसको आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यानी एक रिसर्च पेपर को हम समझेंगे, देखेंगे और उसमें पढ़ना क्या है हमें पहले इसको हम बात करेंगे। तो आइए इन सिस्टम पर ही चलते हैं और पेपर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं पेपर को कैसे पढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक रिसर्च पेपर है और इसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं टाइटल। तो सबसे पहले तो हमें टाइटल को ही स्टडी करना होगा। यानी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है, तो आपका रिसर्च फील्ड निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। तो प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी बेस्ड ए क्लेवर टास्क एलोकेशन एल्गोरिथम टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ इस टाइटल से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी की बात होगी, कुछ टास्क एलोकेशन एल्गोरिथम की बात होगी और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का हमें परफॉर्मेंस को बढ़ाना होगा। हम पहले तो ये बात समझ लें। यानी कि इस टाइटल से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इन दो तीन चीजों पर बात होगी। तो क्या हमारा रिसर्च फील्ड जिस पर हम काम करने वाले हैं वो उससे मैच कर रहा है? अगर लगता है थोड़ा भी मैच कर रहा है तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने का मतलब है हम एब्स्ट्रैक्ट पर आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट में इन चीजों के बारे में बताया गया होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और टास्क एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होती है, एलोकेशन एल्गोरिथम क्या होती है, प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी क्या है, और इसको जो भी है एनहेंसमेंट की जैसे यहाँ बात हो रही है टू एनहेंस, तो एनहेंस कैसे किया गया होगा ये इसमें यहाँ बात की गई होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे पूरा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा जल्दीबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि इसको पढ़ें और चाहे समझ में आए या नहीं आए हम आगे पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। एक एक लाइन को यहाँ पर हम पढ़ते जाएंगे और उसका मतलब निकालते जाएंगे, उसका मीनिंग समझते जाएंगे। अगर टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद भी हमें लगता है कि ये पेपर हमारे काम का है, तो हम इसके इंट्रोडक्शन पर अभी नहीं आएंगे, हम सबसे नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इससे ऊपर देखेंगे कि इसमें कहीं पर कंक्लूजन दिया गया होगा, हो सकता है यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया हो। ये देखिए, ये कंक्लूजन पार्ट, यानी हमने क्या समझा, हमने प्रॉब्लम समझी कि प्रॉब्लम क्या थी जो कि टाइटल में लिखी हुई थी। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उसको सॉल्व कैसे किया गया है, और सॉल्व करने के बाद हुआ क्या, क्या मिला हमें, तो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। अब कंक्लूजन कोई बहुत बड़ा तो लिखा नहीं जाता है, एवरेज 10 लाइन का, 15 लाइन का या इससे भी कम लाइन का लिखा होता है, तो इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कंक्लूजन हम यहाँ पढ़ लेंगे। तो कंक्लूजन के बेस पर हमें कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। यानी हमने पहले टाइटल समझा, फिर उस प्रॉब्लम को समझा कि इसमें करना क्या है और उसमें क्या किया, फिर आउटकम क्या आया। अगर पहला स्टेप यानी कि टाइटल वो हमें समझ में आया, तो दूसरा स्टेप यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, फिर तीसरा स्टेप कंक्लूजन का हो गया। इसके बाद भी चौथा स्टेप होता है फ्यूचर स्कोप का, यानी इस पेपर में कुछ काम किया जो कि एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि ये काम किया जाएगा, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकला। जो भी सॉल्यूशन निकला हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने वहां पर डिक्लेयर किया था कि 4 प्रॉब्लम है हमारे सामने, कि चारों के चारों यहाँ पर सॉल्व हो गई हो सकता है कि केवल एक ही सॉल्व हो पाई हो सकता है केवल 2 सॉल्व हुई हो। तो बाकी क्या रह गया इसमें काम, या बाकी क्या इसमें काम आगे करना है, वो फ्यूचर स्कोप में होता है। तो सभी पेपर में तो नहीं लिखा होता, पर लिखना वैसे चाहिए। तो यहाँ पर इस पेपर में तो फ्यूचर स्कोप नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 3 चीजों से समझेंगे इसको, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन। अगर तीनों चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं तब हम आएंगे इंट्रोडक्शन पर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन। अब इसमें थोड़ा सा और अब हमें अवेयरनेस होगी कि ये चीजें बताई गई हैं, यानी इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, ये जो लिटरेचर रिव्यू का पार्ट है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जितना पार्ट में आप ये नंबर्स देख रहे हैं, तो ये नंबर्स का मतलब ये है कि इनको साइट किया गया है यहाँ पर। यानी कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 3, 4 किस पर बेस्ड है, स्टैटिक पर बेस्ड है। 4, 5, 6, 7, 8 डायनेमिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ ऐसे ही लोड बैलेंसिंग के लिए कौन कौन से पेपर हैं, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो अगर आपको लोड बैलेंसिंग नहीं मालूम है या लोड बैलेंसिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप ये वाले पेपर्स पढ़ सकते हैं। अब ये पेपर कहाँ मिलेंगे, ये आपको नीचे मिलेंगे। यानी कि 5, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके हम देख लेते हैं और नीचे आ जाते हैं।
यहाँ पर ये देखिए रेफरेंसेस वाले पार्ट में 5। अब ये जो है ये लोड बैलेंसिंग के लिए है 5, ये देखिए 15 ये भी लोड बैलेंसिंग के लिए है, ये देखिए 5, 15, 16, 17 ये जितने भी हैं ये लोड बैलेंसिंग वाले पेपर हैं। तो इनको सर्च करने का तरीका क्या है, आप यहाँ से इतने पूरे सेक्शन को कॉपी कर लीजिए और गूगल पे जाके पेस्ट कर लीजिए। गूगल अपने आप उसका लिंक निकाल लेगा कहाँ पर है ये पेपर और आपके सामने आ जाएगा। तो अगर वो फ्री या ओपन एक्सेस पेपर होगा तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। और ये सब पढ़ने के बाद इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या काम करना था। तो आपने अब और डिटेल में समझा। अब उसके और डीप स्टडी में जा रहे हैं कि अब आप प्रॉब्लम जो आपने यहाँ पे डिस्कस की थी, ओवरऑल जो आपने बताया था, ये आपने टाइटल में जो बताया था, अब उसका बिल्कुल कंक्रीट आप प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आप अपना डिक्लेयर कर रहे हैं। अब उसके बाद आप पेपर पूरा पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से नोटेशंस अगर दिए गए हैं तो नोटेशंस, ये तो सिर्फ आपको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है। अब टेक्निक्स आपको समझनी होंगी, पहले टेक्निक आप समझेंगे, अगर ये क्लियर नहीं होती है तो आप इसी टेक्निक को 2 बार 3 बार, जब तक आपको क्लियर नहीं हो आपको टेक्निक ही समझनी होगी। उसके बाद आप एल्गोरिथम समझेंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर आएंगे। हो सकता है सभी पेपर में ऐसे एल्गोरिथम या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं हो, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर टाइटल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, कंक्लूजन होगा और ज्यादातर पेपर में फ्यूचर स्कोप भी आपको मिलेगा, देन इंट्रोडक्शन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। इतना तो निश्चित बात है। इसके बाद वहां से टेक्निक और या इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से कुछ हेडिंग्स होंगे, वहां तब आप उसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद आप इसको यह पूरा समझते जाएंगे। अब क्योंकि ये अगर आप पेपर समझाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है आपका फील्ड ही नहीं हो, तो ये पेपर समझाने का मीनिंग नहीं निकलेगा। हो सकता है आपका फील्ड आप मैकेनिकल ब्रांच से हो या फार्मेसी ब्रांच से हो, तो यहाँ पर मैं इस पेपर को समझा भी अगर दूंगा तो आपके कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये पेपर यहाँ पर जो भी स्टडी है वो यहाँ चल रही है, जो कैलकुलेशन है वो चलती रहेगी और लास्ट में जाकर वो आपको रिजल्ट्स शो करने होंगे, या कि जो आपकी एल्गोरिथम के बेस पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि इस पेपर को आप मार्क करेंगे। मार्क कैसे करेंगे, आप हाईलाइट करेंगे चीजों को। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी में ही आप करना चाहते हैं, तो वर्ड्स को आप हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट कैसे करेंगे, जैसे अब हम स्टार्टिंग पे ही आ जाते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में क्या बताया गया है हम ढूंढेंगे, कहाँ क्या लिखा हुआ है, इस पेपर में क्या बताया गया है, पहले हम सर्च करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पेपर एलोकेट्स द टास्क टू द प्रोसेसर टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ डीसीई। एक बात तो ये हो गई, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग नहीं मालूम है तो आप उसको भी हाईलाइट कर लेंगे, पर उसका रिसर्च से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है। अब यहाँ पर ये देखिए कि चीज ये भी लिखी हुई है कि प्रोसेसर है, टास्क हैं, तो जो भी आपको लग रहा है कि ये कुछ खास बात है उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे या फिर हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कुछ चीजें हो सकता है आपको नई जानने को मिले, तो उनको आप हाईलाइट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ये पाया, द मेन रिसर्च प्रॉब्लम फॉर सच नेटवर्क इज द एलोकेशन प्रॉब्लम, यानी कि एलोकेशन की प्रॉब्लम है, ये आपको यहाँ प्रॉब्लम मिल गई। इन विच प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी इज टू बी मैक्सिमाइज फॉर द डीसीई, ये आपको मिल गया, आपने ये हाईलाइट कर लिया। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट रिसर्च पेपर इज टू एनहेंस द दिस, ये लिखा हुआ है। देखिए आगे ऑब्जेक्टिव पूरा ये यहाँ तक आ रहा है, ये आपने मार्क कर लिया। अब आगे आप कंक्लूजन वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। कंक्लूजन वाले सेक्शन में यहाँ बताया गया है कि एक प्रॉब्लम सेलेक्ट की गई है जहां पर नंबर ऑफ टास्क इतने हैं, प्रोसेसर इतने हैं, तो कुल मिला के मिला क्या, हियर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, है ना। और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना होगा कि क्या आउटकम है। ये मेथड इज दिस मेथड इज प्रेजेंटेड इन सीरो कोड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन सेवरल सेट्स ऑफ इनपुट डेटा सेट्स, ये इन्होंने काम किया है। और ओवरऑल रिजल्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स ऑफ द एग्जांपल आर मेंशन्ड इन ऑप्टिमल रिजल्ट टेबल, यानी जो भी रिजल्ट आए हैं इनके उन्होंने टेबल में मेंशन किए हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब हाईलाइट कर सकते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की कितनी आई है ये इन्होंने बताया है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ जो आपको फाइंडिंग मिल रही है उसको आप हाईलाइट कर लेंगे, या फिर अगर आप हार्ड कॉपी में काम कर रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ से चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से ये पेपर स्टडी किए जाते हैं।
और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब एक और पेपर देख लेते हैं हम, हालांकि इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें भी आप सबसे पहले टाइटल को देखेंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाएंगे कंक्लूजन पर। कंक्लूजन देखेंगे कहाँ पर है, ये देखिए कंक्लूजन मिल गया। यहाँ पर आप फाइंडिंग निकाल लेंगे। ये आपको समझ में आ जाता है, तब आप अंडरलाइन करना या मार्किंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में, एब्स्ट्रैक्ट में जो भी आपको खास खास चीजें मिलती हैं उसको आप अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पेपर में भी हम देख लेते हैं कि टाइटल, देन एब्स्ट्रैक्ट और देन उसके बाद कंक्लूजन वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आप मार्किंग कर लेंगे कि क्या आपको आउटकम मिला इसका, और देन आप उसमें हाईलाइट करते चले जाएंगे चीज़ों का। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। पर फिर भी हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, बहुत सारे डाउट्स हों, बहुत सारे क्वेरीज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी रिसर्च में कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कुछ सजेशन दे सकता हूँ, कुछ गाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जाकर, और उससे हम और आप मिलकर आगे आपकी रिसर्च पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।